उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तब जाकर पाकिस्तान बना है। तो फिर पाकिस्तान में भी मुसलमान प्रताड़ित है, तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? और उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की बात है ना, वहां से आ रहे हैं। आप कैसे अफेक्टेड है जवाद साहब? आपको क्या दुख होगा अगर सीएए आ रहा है, किसी का भला हो रहा है? सुचात्रा, राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो आप, ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, सच्चाई है। आप सच बोल गृह मंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री साहब जनता के बीच आकर दनादन झूठ बोलते, दनादन झूठ बोलते और बेतकल्लुफ होकर के झूठ बोलते, और उनकी पैरवी करने के लिए झूठे लोग जो है वो दिन रात दनादन कुछ ना कुछ बोलते रहते। अच्छा देखिए ये झूठा, ये सच्चाई, कौन अच्छा कौन बेकार, ये सब बातें नहीं करेंगे हम बात करेंगे मुद्दे की। मुझे आपसे पूछना है, सीएए आ रहा है तो सैयद जवाद को कोई दिक्कत, उससे कोई आपको दिक्कत होगी? बतौर एक भारतीय मुसलमान आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत। बतौर एक भारतीय हिंदू मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। जुड़े हुए हम और आप संविधान विरोधी लोग इस देश के अंदर संविधान से नहीं चलना चाहते। कैसे है संविधान का विरोधी है? दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, सुनिए, गैर संवैधानिक तरीके से नहीं बताइए, वो एक्सप्लेन कर दीजिए जरा कि संविधान के खिलाफ है, एक्सप्लेन कर दीजिए जरा संविधान के खिलाफ कैसे है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करने वाले लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये देश सेकुलर मुल्क है। सीएए लाने का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, सीएए का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। भारत बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू नहीं है तो अखंड भारत का हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? समर्थक बैठे उसके, आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। नहीं, अखंड भारत हमारी विरासत है, हमारी एक इतिहास है अखंड भारत, इतिहास रहा अखंड भारत। आप हंस लीजिए, आप अगर आपको खुद को भारतवासी नहीं मानते तो आपको अखंड भारत भी हंसने लायक लगेगा, मुझे नहीं लगता है। मेरी एक विरासत है अखंड भारत, जनता को बलगला नहीं सकती, मेरी विरासत है सर अखंड भारत। आपके लिए हंसने का मुद्दा होगा, मेरे लिए नहीं है। एक सेकंड रुकिए, आप अभी तक लागू क्यों नहीं कर पाए? क्या मजबूरियां थी जब उनसे ये सवाल करा गया कि सीए का आपने लागू क्यों नहीं करा अभी तक? तो उसके बाद अपना बिल्कुल सीए लागू नहीं किया गया, सीए लागू नहीं, अरे आप ये पूछ लीजिए तो आपको क्या लग रहा है? सीए लागू नहीं किया गया, उसके पीछे कई कारण है, वो बता भी रहे। अगर ये दिक्कत है तो ये पूछिए, ये मत कहिए संविधान के खिलाफ है, ये मत कहिए संविधान के खिलाफ है, बिकॉज संविधान के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, कभी सीए का नाम। अरे भाई, ये तो आप बता नहीं पाए हैं कि आपको एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते इससे नुकसान क्या होगा, बता तो दीजिए। जहां नुकसान होगा मैं पूछती हूँ जरा। बटन भागलपुर में दबाना हो, नहीं, फिर सारी बेकार की बातें हैं सर, बेकार की बातें। अगर एक नुकसान बता दीजिए, आप एक नुकसान बता दीजिए मुझे, मैं कादरी साहब से पूछ लूं, आप नहीं गिना पाएंगे? कादरी साहब, आपको बतौर एक भारतीय मुसलमान क्या नुकसान हो गया? 7 दिन लागू होगा, ये कहा जा रहा है 7 दिन के अंदर। एक सेकंड जवाद साहब, मुझे नुकसान बता दीजिए, अगर नुकसान बता दीजिए, वरना मुझे सारी बातें खोखली लगेंगी। कादरी साहब, नुकसान क्या है? भारतीय मुसलमान है। मैं रिपब्लिक भारत के चैनल के माध्यम से ये हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को ये खुलेआम कहना चाहता हूं कि सीए कानून आने से हिंदुस्तानी मुसलमान को ना कोई खतरा है, ना किसी की यहाँ पर नेशनलिटी के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर है। और एक बात मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ये मामला जो इस वक्त उठा है, ये सीधे सीधे एक पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा हर दो तरफ से, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो। ये चुनाव के सामने ये खेल किया जाएगा, लेकिन इस बीच में कोई मुस्लिम नौजवान इनकी चक्कर में ना आए, क्योंकि आप देखा कि पिछली बार भी आंदोलन हुआ, कई मुस्लिम नौजवानों पर केसेस बुक हुए और वो आज जेलों में है। तो मैं नहीं चाहता कि बेवजह के कोई कानून को जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, खुली बात है, लेकिन उसको
आप गलत अंदाज में इंटरप्रेट कर अब देखिए ना करके आप पेश करेंगे। कादरी साहब, मुझे लगता है कादरी साहब, मुझे अच्छा लगा आपने ये बात बोली, और मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो बैठे भारतीय मुसलमान हैं उनके जहन से ये बात निकलनी चाहिए कि उन्हें कोई नुकसान हो रहा है इसका। आपने दूसरी बात कही, आपने कहा ये पॉलिटिकल गेन के लिए लाया जा रहा है। मैं उस पर बात कर लेती हूं, क्योंकि पॉलिटिकल गेन के लिए अगर क्या बीजेपी पॉलिटिकल गेन के लिए प्रोफेसर रागी इसे ला रही है, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 की बड़ी इलेक्टोरल विन के बाद उन्होंने 370 का फैसला लिया था, उस चुनाव से पहले नहीं। देखिए सुचरिता, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी संसद ने इस कानून को बनाया। हाँ। कानून बनाने के बाद उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसे लागू किया जाए। उसके डिटेल्स निटी ग्रिटी जो है वो तैयार होने में समय लगे, क्योंकि सरकार से बार बार पूछा भी जा रहा था, कोविड की वजह से भी देरी हुई, बार बार पूछा भी जा रहा था कि आप कब ला रहे हैं, आपने पॉलिटिकल रीजन से। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल रीजन नहीं था। सवाल बहुत सिंपल था कि जो माइनॉरिटीज प्रोसिक्यूट हो रहे हैं उनको शरण देने के लिए भारत, चूंकि हमेशा से आप देखेंगे कि आज से नहीं, ज्यूज जब प्रोसिक्यूट पूरी दुनिया में हो रहे थे, उनको शरण देने का काम सिर्फ भारत। और यही कारण है कि जब आप इजराइल में जाएंगे, एक बार आपने कह दिया कि मैं भारतीय हूं, तो फिर आपको दिखेगा कि वो किस प्रकार से। प्रोफेसर आगे एक बात बड़ी सिंपल है, एक बात बड़ी सीधी है। देखिए, राजनीति तब होगी जब, जैसा कि कादरी जी ने कहा है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत के मुसलमानों का इससे कोई अहित नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, कितने लोग प्रोसिक्यूटेड होकर के वहां से आएंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कौन सा राजनीतिक बेनिफिट मिलेगा? राजनीतिक बेनिफिट तब मिल सकता है जब यहां के मुसलमान इसको इस्लाम के नाम पर मुद्दा बनाने की कोशिश, बेवजह करने की कोशिश तो करें। पॉलिटिसाइज, देखिए वो क्या कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं पॉलिटिसाइज करने का अपना एक एजेंडा है। जो लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उनका एजेंडा है, क्योंकि वो इसे एंटी बीजेपी के रूप में प्रोपोगेट कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी भारतीय मुसलमानों के साथ गलत कर रही, जबकि आपके बगल में बैठे कादरी साहब ने कह दिया कि ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है इसका। प्रेम कुमार जी, मुझे पूरी बात बोलने देंगे, तब अधूरे बोलेंगे तो ये अनक्लियर रह जाएगा। बहुत संक्षेप में ही बोलता हूँ हमेशा, अभी भी बोलता हूँ। देखिए, जब ये सीए आता है, ठीक सही कहा संगीत रागी जी ने कि एक्शन के बदले जब रिएक्शन होगा तो उससे पॉलिटिकल फायदा होगा, और वो रिएक्शन होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूं कि सीए में आप कह रही ना कि उसमें अल्पसंख्यक लिखा है और कोई धर्म का नाम नहीं लिखा है। लिखा है, सारे धर्मों का नाम लिखा है, सिर्फ इस्लाम नहीं लिखा है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज है ना सर। बात तो माइनॉरिटीज, मैंने आपने कहा उसका क्लैरिटी, मैं भी उसकी क्लैरिटी दे रही हूँ, क्योंकि आपने कहा इस्लाम नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ बोलूंगी रह जाएगा मुझे बोलने, नहीं आप कंप्लीट कर लिए, मैं बस एक लाइन ऐड कर रही हूँ। भारत की माइनॉरिटीज कौन है अगर पूछा जाएगा तो उसमें आप हिंदू नहीं लिख पाएंगे ना, उसी तरह से वहाँ इस्लाम नहीं लिखा है। आगे बढ़िए। तो उसमें इस्लाम नहीं लिखा है। तो अब क्या है, हिंदुस्तान के संविधान में किसी एक धर्म को छोड़ करके क्या बाकी सबको अडॉप्ट किया जा सकता है, ये संविधान विरोधी है। एक बात, दूसरी लिखा हुआ है, बोल लेने दीजिए प्लीज, एक दो लाइन और है। दूसरा है कि जैसे ये एनआरसी के साथ जुड़ता है, ठीक है, एनआरसी के साथ ही फिर अपने आप को हिंदू, सिख, बौद्ध किसी को भी ये साबित नहीं करना पड़ेगा, दस्तावेज देना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि उसी इस्लाम, चूंकि इस्लाम का जिक्र नहीं है उसमें, तो उस एनआरसी में वो अगर मुसलमान है तो उसको कागज दे के बताना पड़ेगा कि हम इस देश के मुसलमान हैं। तब ये दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो हिंदुस्तान का मुसलमान पीड़ित हो जाता है। इस सीएए प्लस एनआरसी से हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों कागज देगा, ये सवाल है। कागज देगा तो सिर्फ मुसलमान क्यों देगा, ये सवाल है। अच्छा एक मिनट, कागज